अब दर्शकों, हम प्रारब्ध की उन गहराइयों में जाएंगे जहां पर आपके सभी प्रश्न पड़े हैं कि भाई प्रारब्ध में आपको क्या मिलता है, कि क्या आपको कठिनाइयां मिलती हैं या आपको कुछ अच्छा भी मिलता है। अब दर्शकों, अच्छा तो क्या है? फोर्थ हाउस इटसेल्फ अच्छा स्थान है। क्यों है? इसे सुख स्थान बोला जाता है कि अगर आप माता की गोद में हो, आप सुख फील करते हो। आप अपने घर में हो, आप सुख फील करते हो। आप वाहन में ट्रेवल कर रहे हो, आपको शारीरिक श्रम कम करना पड़ रहा है, आप अपने आप को सुख फील करते हो। तो दर्शकों, सुख तो जो है वो आपकी फिक्स चीजों में ही पड़ा है, मगर हमें जन्म मिलता है कर्म करने के लिए और कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए। अब दर्शकों, आपके जीवन की उन कठिनाइयों को जो प्रारब्ध के रूप में आपको मिली हैं, अब मैं आपको अगले प्रश्न पर लेकर जाता हूं कि क्या प्रारब्ध में जो कठिनाइयां पड़ी हैं उसको ज्योतिष शास्त्र में हम कैसे देख सकते हैं। अब दर्शकों, डिफिकल्टी वाले जो हाउस हैं, हम नॉर्मली ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं 6, 8 और 12। बट ये दर्शकों आपके प्रेजेंट लाइफ के डिफिकल्टी की बात हो रही है, मगर जो चीजें आप प्रारब्ध से लेकर आए हो वो हाउसेस दर्शकों डिफरेंट हैं। वो दर्शकों हाउसेस हैं त्रिशडाय हाउसेस। त्रिशडाय। अब त्रिशडाय हाउसेस कौन से होते हैं दर्शकों? ये है वो डिफिकल्टी जिसका आप कुछ कर नहीं सकते, वो आपको मिली हुई है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो तो आपको प्रभावित करेगी करेगी। और त्रिशडाय हाउसेस कौन कौन से होते हैं? वो दर्शकों है तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव। आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हो इन चीजों को कि क्या है तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव। अब दर्शकों, ये है आपके त्रिशडाय हाउसेस और ये आपको प्रारब्ध के रूप में मिले हैं। अब तीसरा भाव दर्शकों किसका है? तीसरा भाव है आपके एफर्ट्स का। दर्शकों, एफर्ट्स हम क्यों करते हैं? एफर्ट्स हमसे करवाए जाते हैं। देखो, कोई भी इंसान मेहनत करना नहीं चाहता। बाई नेचर हम सब आलसी लोग हैं, हम आराम करना पसंद करते हैं। अगर आपको फ्रीडम दे दी जाए, आप में से 99.9% लोग आराम करना पसंद करेंगे, बिस्तर पर पसरना पसंद करेंगे। तो एफर्ट करना, प्रयत्न करना, हार्डवर्क करना, यह हमारा मूलभूत स्वभाव नहीं है। क्योंकि दर्शकों, हम बने कहां से हैं? हम वो ही एनिमल्स से हमारी एवोल्यूशन हुई है। एनिमल्स को आप देखोगे, बस वो खाना खाने के लिए बस जितनी एफर्ट करनी है, खाना को जब तक उसको प्रोक्योर करना है वो एफर्ट करनी है, उसके बाद आप देखोगे हर जानवर पसर जाएगा, बैठ जाएगा, लेट जाएगा। तो दर्शकों, हमारे मूलभूत स्वभाव में है कि हमें लेजीनेस है। बट हमें अब इस जीवन में जो सबसे पहली मुश्किल प्रारब्ध के रूप में मिली है कि हमें कर्म तो करने हैं। अब कर्म करने के लिए जो सबसे पहला त्रिशडाय हाउस है वो है थर्ड हाउस। वो है हमारी एफर्ट्स, हमारे प्रयत्न। अब इसी थर्ड हाउस में दर्शकों आप देखो, आपको आपका नेचुरल एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपको एक बेसिक सी इमेच्योर समझ भी मिल रही है, क्योंकि मरकरी यहां पर लोएस्ट लेवल पर है। बुद्धि आपकी, आप कह सकते हो इमेच्योर बुद्धि है, ताकि उसको लर्निंग मिले। पिछले जन्मों से आप जो भी कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो, इस जन्म में एफर्ट्स के माध्यम से, कर्म के माध्यम से आप अपनी बुद्धि को थोड़ा ऊपर उठाओ। थर्ड हाउस में आप देखिए क्या क्या पड़ा है। थर्ड हाउस में आपके छोटे भाई बहन पड़े हैं, आपकी छोटी यात्राएं पड़ी हैं। अब छोटे भाई बहन, आपको क्लियर कट बात है कि आपका स्थान लेने के लिए कंपटीशन बनाते हैं। छोटे भाई बहन हमेशा तंग करते हैं। छोटी यात्राएं आपको कहाँ करनी पड़ती हैं? स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए ये छोटी यात्राएं होती हैं। तो दर्शकों, थर्ड हाउस आपकी वो डिफिकल्टी हैं जो हर इंसान को उसके सॉफ्टवेयर में एक जरूरी तत्व के तौर पर मिलती हैं, यानी कि ये आपके प्रारब्ध का पहला हिस्सा है। ये त्रिशडाय हाउसेस आपका प्रारब्ध है। अब तीसरा भाव आप क्लियर कट समझ सकते हो
कि ये चंद्रमा के घर यानी कि आपके 4th हाउस से 12th है। एक बात तो क्लियर है, कौन सा बच्चा स्कूल जाना चाहता है, कौन सा बच्चा मेहनत करना चाहता है, कौन सा बच्चा, देखो हर बच्चा स्कूल जाने में डिफिकल्टी फील करता है क्योंकि मन आराम करना चाहता है, कंफर्ट्स में रहता है, घर छोड़ना कोई नहीं चाहता। दर्शकों, तीसरा भाव आपको, आपकी वो कंपल्शन है जो आपको हमेशा पकड़े रखेगी और मन को तो यहां आपको मारना पड़ेगा ही, कोई हल नहीं है दर्शकों इस चीज का। आप क्लियरली एक बात को समझ सकते हो कि प्रारब्ध एक ऐसी चीज है जो आपको भोगना ही है, यह अब आपको मिला है, यह आपकी डिफिकल्टीज हैं प्रारब्ध के रूप में। मगर अब इसी में आप देखिए क्या है, आप स्कूल जाते हो, आपको एडुकेशन मिल जाती है, फल तो पड़ा है, अब उस फल को आप आगे इस्तेमाल कर सकोगे। अब दूसरा तृष्णाय भाव आप दर्शकों समझ लीजिए, आपका छठा भाव। अब छठा भाव आप इसको कन्या राशि भी कह सकते हो। ये मरकरी यानी आपकी बुद्धि की वो राशि है जहां पर हम कहते हैं कि अब बुद्धि एलिवेट हो गई। बट अब आप क्लियरली समझिए, पहले तृष्णाय हाउस में आप एफर्ट कर रहे थे, आप उस लर्निंग प्रोसेस में थे। अब वो लर्निंग से जो नॉलेज आपको मिली, अब कहीं ना कहीं दर्शकों आप लर्नेड हो गए। जब लर्नेड हो गए तो आप समझ सकते हो कि वो आपकी बुद्धि को एलिवेशन देता है। मगर दर्शकों, बुद्धि का एक बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। आपका छठा भाव किस चीज का है? रोग ऋण शत्रु। दर्शकों, बुद्धि कम हो जाए वो भी प्रॉब्लम, बुद्धि जब ज्यादा हो जाती है दर्शकों वो भी बड़ी प्रॉब्लम है। ये इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपको आपके जीवन को चलाने के लिए आपको बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करना है, ये चीजें उसमें सहाय होंगी। आप देखिए, जब बुद्धि बढ़ जाती है, हमें लगता है कि हम ज्ञानी बन गए, हम नॉलेजेबल हो गए, तो हम किसी की बात को सुनेंगे नहीं, अपने तरीके से जीवन को जीने का प्रयास करेंगे। जब जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो नेचुरल बात है, रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी और वो मुश्किलों से हम घबराएंगे, गिरेंगे, रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। ये बुद्धि का इस्तेमाल, ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करने से नॉर्मली लोगों को इसी तरह का मिलता है। अब छठा भाव किसका है? रोग। आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि भाई डिसिप्लिन फूड लो, आप कहोगे इनका क्या है, ये तो पुराने जमाने के, इनका दिमाग थोड़ी है। हमें मालूम है क्योंकि हमने पीएचडी कर रखी है। आप देखिए, हम माता पिता की बात भी नहीं यहां सुन रहे, दोस्तों की, गुरुओं की, किसी की बात नहीं हम सुनते। हम उस विद्रोही मोड में, क्यों? क्योंकि ज्ञान अब बढ़ गया। दर्शकों, नेचुरल बात है, हम इसी तरीके से अपने लिए एनिमीज, शत्रु खड़े कर लेते हैं। रोग भी मिलता है, शत्रु भी मिलता है, और ज्यादा बुद्धि वाले लोग आप देखोगे, ज्यादा जो अपने आप को ओवर स्मार्ट गिनते हैं, समझते हैं, वो हमेशा आपको गिरते हुए ही मिलते हैं, लोन्स में फंसे हुए मिलेंगे। आप उनसे बात करो, इस तरह दिखाएंगे, बिजनेस से लेकर हर चीज, दुनिया की एक एक चीज की समझ उनको है। दर्शकों, ये है बुद्धि जब बढ़ जाती है। अब आगे जाकर मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये क्या है दर्शकों, कि यहां पर रेमेडीज भी आपको किस तरह खोजनी है। अभी पहले आप तीसरा तृष्णाय भाव भी देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम उन नेचुरल रेमेडीज की जो तृष्णाय भावों से निकलती हैं उसको भी समझेंगे। अब दर्शकों, तीसरा तृष्णाय भाव यानी कि आपका 11वां भाव। अब 11वें भाव को ऋषियों ने नाम क्या दिया हुआ है दर्शकों? ये आपका लाभ स्थान है। लाभ के साथ साथ ये आपकी इच्छा पूर्ति का भी स्थान है। लाभ, लाभ किस चीज का? यानी कि जो भी आपने इस जीवन में कर्म किए, अब कर्म में मेजॉरिटी कर्म तो दर्शकों प्रारब्ध को पूरा करने में ही लग रहे हैं। अब क्या उस प्रारब्ध को पूरा करने से आपको कुछ बाहरी या आंतरिक लाभ हुआ? यह आपका 11वां भाव बताता है। साथ में आपकी जो इच्छाएं थी, क्या वो इच्छाएं पूरी हुई, उसके बारे में बताता है। मगर दर्शकों, ये तो आप अपने जीवन से सीधा सीधा इसका आंसर ले लेते हो
कि हर इंसान अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा करने में हमेशा असमर्थ होता है। अगर आपकी 100 इच्छाएं हैं, अगर किसी की 10 पूरी हो जाए तो हम कहेंगे कि बहुत बड़ी बात हो गई। नॉर्मली लोगों का ये क्वेश्चन रहता ही है कि सर क्या करें, इच्छाएं बहुत हैं, इच्छाएं तो पूरी ही नहीं हो रही, लाइफ बहुत छोटी है, समय बहुत कम है, काम हमें बहुत करना है ताकि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाए। सो वो इच्छाएं तो दर्शकों पड़ी ही रहती हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो जीवन हमें मिला है इसमें दुख ज्यादा है, सुख कम है। सो दर्शकों, इच्छाओं की पूर्ति आप क्लियरली समझ सकते हो, कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत मामूली। साथ में अगर इच्छाओं की पूर्ति बहुत मामूली हुई तो लाभ भी दर्शकों कितना होगा, मामूली। और यहीं पर बात आती है, क्योंकि ये स्थान राहु का भी स्थान होता है, यानी कि आप अमृत तक भी पहुंच सकते हो। वो आपका जो ऐसा लाभ है, यानी आप मोक्ष प्राप्ति की बात सोच सकते हो, दुनियादारी के इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति की बात कर सकते हो। दर्शकों, वो उस तरह के लाभ भी हैं और बहुत से लोग जो उस रास्ते पर चलते हैं उनको वो लाभ मिलते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ नेगेटिव है, हर चीज़ दुखी है, हर चीज़ मतलब ऐसी है कि हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। मगर दर्शकों, प्राप्ति तो बाद में होगी, पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई हमारे प्रारब्ध अब मजबूरी, वो तो मिल गया। अब प्रारब्ध को पूरा करने में, उस मजबूरी में जो डिफिकल्टीज आई, वो हम अपने चार्ट से कैसे देख सकते हैं। अब दर्शकों, 3, 6 और 11 ये आपकी वो डिफिकल्टीज हैं जो आपको अपने प्रारब्ध को पूरा करने में मिलेंगी ही मिलेंगी, बच नहीं सकते हो। हां, आप देखोगे, अब यहीं पर बात आती है, हमने जो पहले एग्जाम्पल्स ली थी कि अच्छे की एग्जाम्पल्स। अब दर्शकों, अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स से चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। अब क्या है, सपोज करिए आपको जीवन में अब जैसे 2025 चल रहा है, किसी के प्रारब्ध में इस तरह की बात हो कि उसे 2030 में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स होने हैं। आप समझ लीजिए कि उसको वहां पर जाकर 50 लाख रुपए का फायदा होना है। आज आप क्या कर रहे हो? आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, कोई फल नहीं मिल रहा, आप परेशान हो, आप लोगों से एडवाइस मांगते हो, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हो, जो आपसे होता है पूजा पाठ, उपासना, मंदिर जाना, मतलब जो भी आप कर सकते हो आप कर रहे हो, मगर उसके बावजूद रिजल्ट नहीं मिल रहे। अब क्या होता है दर्शकों, करते करते अब कोई आपका मित्र आपके पास आता है, आपको कहता है कि भाई मुझे लगता है कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हो ये जगह ठीक नहीं है। अब देखिए कोइंसिडेंसेस कैसे काम करते हैं कि ये आपकी जगह ठीक नहीं है, आप स्थान परिवर्तन कर लो। और आपको भी बात लगती है कि यार मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं मिला, तो स्थान परिवर्तन करके देख लेते हैं। अब आप देखिए, स्थान परिवर्तन करने की जब वो बात निकालता है, उसका जो प्लेस जहां पर वो काम कर रहा है, जब उसको बेचने की बात करता है, जितना वो प्राइस सोचता है उसको उससे ज्यादा मिल जाता है। और उसके बाद जिस नए प्लेस पे वो जाता है वहां पर ये होता है कि अब पैसा मेरे पास थोड़ा ज्यादा आ गया, अब मैं अपने काम को जरा सा बेटर स्टैंडिंग पे ले जाऊं। अब वो काम को अपने को बढ़ाता है, बेटर स्टैंडिंग पे ले जाता है और 2030 में उसे 50 लाख का प्रॉफिट आ जाता है। अब आप देखिए प्रारब्ध आपसे किस तरह काम करवा रहा है, आपका इसमें क्या रोल था। आप पहले भी काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हो, आगे भी काम करोगे, यानी कि कर्म तो आपको करना ही है। बट आपको जब फल मिलना है दर्शकों, फल उस समय पे ही मिलना है और वहां तक पहुंचने में जो हार्डवर्क आपको करने को मिलेगा वो आपको करना पड़ेगा, जो आपको भोगने को है वो आपको भोगना पड़ेगा, तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। अब एक और दर्शकों प्रैक्टिकल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं ताकि आप इस चीज को भी समझ पाओ कि लाइफ में डिफिकल्टीज होती हैं। अब आप सब जानते हो कि बाय प्रोफेशन आई एम ए डेंटल सर्जन। अब मैं डेंटल सर्जन हूं, मेरा एक क्लिनिक है, मैं काम कर रहा हूं, काम तो मैं पहले भी कर रहा हूं। आज क्या हुआ, मैं पेशेंट देख रहा हूं,
मेरे क्लिनिक के आगे सड़क पे एक एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में लोगों को चोटें लगती हैं, थोड़ी चोटें ज़्यादा लगती हैं, और वो लोग और अगल बगल वाले जो लोग हैं वो उठा के उन पेशेंट्स को जिनको इंजरीज हैं वो मेरे पास ले आते हैं और मैं उनकी सर्जरी करता हूँ। जैसे नॉर्मल तरीके से मैं पेशेंट को करता हूँ, अपने तरीके से जो मैं बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ मैं उनके साथ भी करता हूँ, और टाइम के साथ वो सही भी हो जाते हैं। मगर इसी बीच में मुझे पता लगता है कि जिस बच्चे की सर्जरी मैंने करी है वो बच्चा शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। अब आप दर्शकों देखो, ये है प्रारब्ध। कहां से पकड़ के किस चीज को किसके थ्रू आपके पास लेकर आएगा आपको नहीं मालूम, आपको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि आप तो सिर्फ कर्म कर सकते हो। दर्शकों, कोई चीज आपको निमित्त बन के आएगी। वो कोई इंसान हो सकता है, वो कोई आपका गुरु हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, और यहां तक क्या आपका बच्चा भी हो सकता है। कोई निमित्त बन के आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन को एलिवेशन दे जाएगा। तो दर्शकों, प्रारब्ध बहुत स्ट्रेंज चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, मगर आप उसको समझ नहीं पाते। अब दर्शकों, तृष्णाय भावों से जो नेचुरल रेमेडीज निकल सकती हैं, अब उनकी भी थोड़ा सा हम वानगी ले लें। अब दर्शकों, तीसरा भाव किसका है? तीसरा भाव है एफर्ट्स का, मेहनत का, हार्डवर्क का। तो ये जितनी चीजें हैं, साथ में मन को मारने का, तो आप कहोगे कि सर ये तो शनि की बात हो गई। तो दर्शकों, ये बिल्कुल शनि की ही बात है। तो तीसरा भाव, 3 नंबर, आप दर्शकों ये 3 याद करिए। हम एक सेट मेमोरी पीछे से पिछले जन्मों से कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं। अब वो मेमोरी आपको एक ही तरह की गलती करवाएगी, यानी कि आपके सोचने का नजरिया एक सा ही होगा। अब किसी की भी कोई हैबिट बदलनी हो तो दर्शकों हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि भाई आप किसी चीज को याद करना है, टीचर आपको पहाड़े याद करने को बोलता है, टेबल्स याद करने को बोलता है, शुरू में वो कहता है कि आप 3 बार रिपीट करो। गुरु अपने शिष्यों को कहता है कि इस मंत्र को आप 3 बार याद कर लो, 3 बार बोलो। ये जो 3 का वर्ड है दर्शकों, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, चाहे ये त्रिगुण सृष्टि की बात है, ये जो 3 का नंबर है दर्शकों, जब हम एक ही चीज को 3 बार रिपीट करते हैं, चाहे वो मंत्र है, चाहे वो मैथ का टेबल है, आप देखो, आप एफर्ट तो कर ही रहे हो, उसमें हार्डवर्क भी आ गया, मन चाहे मान रहा है चाहे नहीं मान रहा, मगर आप उस एक्टिविटी को कर रहे हो। तो 3 बार करने से वो चीज अब आपको याद होने लग जाती है। यानी कि रिपीटेड एफर्ट, कोई भी एफर्ट आपको फर्स्ट टाइम में रिजल्ट नहीं देगी। ये श्योर हो जाइए कि आपको वो 3 नंबर बार बार रिपीट करना, बार बार प्रयत्न करना, ताकि परफेक्शन आए। सो दर्शकों, ये जो 3 नंबर, सो आप कोई मंत्र पकड़ लें, आप कोई भजन पकड़ लें, आप हनुमान चालीसा पकड़ लें, आप किसी भी एक्टिविटी को पकड़ लें दर्शकों, 3 बार से क्या है कि वो एक बेसिक एफर्ट आपकी हो गई, जहां पर चीजें अब आपके जहन में छप गई, आपको याद होना शुरू हो गई। अब ये इमेच्योर मरकरी को थोड़ा सा एलिवेट करने का तरीका है। बुद्धि में हम कहते हैं ना कि बार बार लर्निंग करो, याद करो। सो तीसरा नंबर दर्शकों जो आपका है, पहला तृष्णाय भाव, वहां पर आप शनि की साधना शुरुआत करते हो। मगर इसके साथ दर्शकों जो सबसे बड़ी बात आती है, वो सबसे बड़ी बात है एक्सेप्टेंस। ये शब्द आप नोट कर लें, एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव। दर्शकों, आप किसी भी मंत्र को क्यों याद करोगे? जब तक आप उसे अंदर से स्वीकार ही नहीं कर पा रहे तो आप उसको याद नहीं कर पाओगे। सो किसी भी चीज को याद करने के लिए अपनी उस पुरानी मेमोरी को इरेज करके कुछ नई चीजें अपने दिमाग में डालने के लिए आपको स्वीकार भाव, सबसे पहले आपको उसे एक्सेप्ट करना है।
सो चाहे आप वो एक्सेप्टेंस इलेक्टिव मतलब खुशी से कर लीजिए या अंडर कंपल्शन थोड़ा सा मन को मार कर लीजिए। सो दर्शकों, पहला तृष्णाय भाव है आपका स्वीकार भाव। अब दूसरा तृष्णाय भाव दर्शकों, आप देखिए अब क्या हो रहा है। आपने बार बार प्रैक्टिस करी कि एक काम को बार बार किया, अब आप उसमें निष्णात हो रहे हो, परफेक्ट हो रहे हो, आपकी बुद्धि विकसित हो रही है। अब क्या होगा दर्शकों, हम कहते हैं ना, जितना इंसान बड़ा होता जाता है अब उसमें झुकना आना चाहिए। जो पेड़ हम कहते हैं ना जिस पे फल लगे हों वो झुक जाता है, मगर जो अड़ के तना रहता है उस पर फल कभी नहीं लगते। अब दर्शकों, ये है सरेंडर, समर्पण। पहले तृष्णाय भाव में था स्वीकार भाव, दूसरे तृष्णाय भाव में है समर्पण। अब छठे भाव में आप कह सकते हो कि ये शनि का वो रूप है जहां पर अब साधना आनी शुरू हो गई। साधना की शुरुआत आपके पहले तृष्णाय भाव यानी कि तीसरे भाव से शुरुआत हो जाती है, मगर आप उसे समझ नहीं पाते हो। दूसरा तृष्णाय भाव यानी कि छठे भाव में वो बार बार करने से अब बुद्धि में क्या आ गया, अब बुद्धि में विवेक आ गया। अगर विवेक आ जाए, आप रोग नहीं आने दोगे, आप शत्रु बनने नहीं दोगे, आप लोन्स के रास्ते पर नहीं चलोगे। अब दर्शकों, ये है बुद्धि के साथ विवेक का खेल। मगर जब बुद्धि हार्डलाइनर हो जाती है, स्टबर्न जिद्दी हो जाती है, अड़ जाती है, और सूखा तना आप सब जानते हो कि हवा के थपेड़ों से वो टूटेगा ही, वो गिरेगा ही। सो यहां पर समर्पण, सरेंडर। दर्शकों, जब हम इस समर्पण को समझ लेते हैं, समर्पण किसके आगे हो सकता है? देखो, जब बुद्धि विकसित हो गई तो हम समर्पण अपने से किसी बड़े के आगे ही कर पाएंगे ना। एक नेचुरल बात है। हमारे अंदर चेतना का एक लेवल है, छोटा सा चेतना का लेवल है, तो हम परम चेतना यानी कि परमात्मा के आगे सरेंडर करते हैं, प्रभु के आगे सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं। सो छठा भाव दर्शकों शनि के उस सेवक भाव का है, साधना। अब समर्पण दर्शकों, समर्पण के साथ ही एक चीज साथ में आ जाती है। पहले में था मन का मारना। अब देखो, शनि जब भी आता है हम कहते हैं ना, अब मन को मार के ये काम करना पड़ रहा है, मजबूरी हो गई हमें, मुश्किल तो आ रही है मगर मजबूरी है, करना तो पड़ेगा। अब छठे भाव में क्या है, शनि आपको जब समर्पण देता है दर्शकों, समर्पण में आपके वो सिर्फ अकेला सेवा भाव नहीं आ रहा, सेवा भाव के साथ आपके अंदर धैर्य भी आ रहा है। अब आप देखिए आपको ये कहां तक लेकर जा रहा है, साधना, धैर्य, ध्यान, उससे पहले अनुशासन, ये जितने योग के दर्शकों शब्द हैं, मैंने आज सोचा था कि मैं बहुत सरल भाषा इस्तेमाल करूंगा। अब आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि आपके ये जो तृष्णाय भाव हैं, आपको प्रारब्ध के रूप में ये चीज भी मजबूरी से आपको मिल रही है। आप इसको ऐसे समझ लें। सो दर्शकों, ये मजबूरी आपकी कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध के रूप में जो कर्म फल अपने साथ में लेकर आए हो, उसको काटने में, उसको भोगने में और आगे का रास्ता लेने में हेल्प कर जाती है। अब स्वीकार भाव, स्वीकार भाव के बाद समर्पण। अब दर्शकों, जो तीसरा है जहां पर इच्छा पूर्ति का खेल है, आपका लाभ हो रहा है, तो दर्शकों यहां पर कौन सी चीज आएगी? दर्शकों, अब क्लियर कट वो समुद्र मंथन याद कर लीजिए, क्या है? अमृत आपको मिलता नहीं है, आप अमृत पा नहीं सकते हो। यहां पर भी एक मजबूरी है। देखिए, ये प्रारब्ध का जितना टोटल कॉन्सेप्ट, टोटल फिलॉसफी है, यहां पर आपका कुछ भी नहीं है। जब पहले दो तृष्णाय भाव में आपका कुछ नहीं है, आपको जो कुछ भी है अंडर कंपल्शन है, तो तीसरे भाव में भी तो दर्शकों यही होगा। आप अपने चाहने से 2 + 2 4 नहीं कर सकते हो। आप साधना कर रहे हो, साधना के फल रूप आपको आशीर्वाद स्वरूप क्या मिल जाता है? अमृत मिल जाता है। सो ये दर्शकों प्रभु का आशीर्वाद होता है।
यहां पर भी आपकी समझ से नहीं कुछ भी हो रहा। तो दर्शकों, ये बात है अगर आपको प्रारब्ध को समझना है कि आपको जीवन में आपके चाहने से कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो पहले से नियत है, फिक्स है। क्यों? कर्मों का लेखा जोखा आप साथ में लेकर आए थे, उसे पहले तो आप पूरा कर रहे हो, मगर उसी में आपने क्या किया? आपने एक साधना का रास्ता पकड़ लिया, स्वीकार भाव को समझ लिया, समर्पण को करना शुरू कर दिया, प्रभु के आगे समर्पण। अब आपकी आंतरिक यात्रा शुरू हो गई और वहां से करते करते, साधना करते करते आशीर्वाद स्वरूप आपको वो अमृत तुल्य चीजें मिल गई। कामधेनु का कारण क्या है? अब आप थोड़ा उसको निश्चित कर सकते हो कि आपको कामधेनु गाय मिलेगी या अमृत मिलेगा। यह भी हो सकता है कि अमृत की जगह आपको हलाहल मिल जाए। कुछ नहीं कर सकते दर्शकों। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आपको कहता हूं कि प्रारब्ध को समझना दर्शकों, ये डीप भी है। तभी मेरा प्रयास यही था कि मैं सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं। अब दर्शकों, इसी के साथ एक और आगे लड़ी को जोड़े, चाहे वो अगली वीडियो में ले लें हम उसको,